हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विथ अमेंडमेंट्स का लेक्चर सीरीज़ चल रहा है उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आज पार्ट 3 है इसका लेक्चर का। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, लोग बहुत ही कॉम्पैक्ट में इसको समझा रहे हैं। वो तरीका समझाने का नहीं है। हर एक चैप्टर को इलेबोरेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एक्ट्स यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सारे, वाइल्ड लाइफ हुआ, आपका एयर हुआ, वाटर हुआ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हुआ, ये सभी तरह के एग्ज़ाम्स में आ रहा है। क्योंकि विगत वर्षों में जर्नल नॉलेज का क्राइटेरिया चेंज हो गया है। पहले जर्नल नॉलेज था कि या तो आइदर द क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री और मेडुअल और मॉडर्न हिस्ट्री, बट नाउ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो जैसे सिविल लेवल का आप तैयारी करना चाह रहे हो तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप एमएससी एनवायरनमेंट कर रहे हैं साइड में तो बहुत फ्रूटफुल है, क्योंकि आपको सारा मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा अपडेटेड। बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन करें और क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैं आज के वीडियो में शार्ट आउट कर रहा हूँ। हालांकि इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ, पर बच्चों के लिए ही मैं हूँ, उन्हीं की क्लास है ये, तो आप स्वतंत्र हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप अगर प्रश्न अपने अंदर रखेंगे और जवाब अगर मैं न दूँ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे टीचर होने का कोई फ़ायदा नहीं। आप पूछो, जितना क्वेश्चन आपके, जितना भी तरीके का डाउट हो आपके मन में, आप हमसे डिस्कस करो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ बच्चों के लिए अपने। तो फिर आज बच्चों शुरू करते हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट का पार्ट 3। उससे पहले मैं एक छोटा सा रिवीजन आपका करा दूँ लॉ को लिखने का तरीका, क्योंकि बच्चे लॉ के लिखने के तरीके में ही अमूमन गलती कर देते हैं। आर्टिकल के साथ हमेशा क्लॉज लगता है। आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया है, 252 251 आगे ब्रैकेट में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए इसको, तो 251 आर्टिकल है और इसके ब्रैकेट में 1 लिखा है, वो जो है इसका क्लॉज है। जब भी कभी कॉपी में आप आर्टिकल मेंशन करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि उसके सामने आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं पैराग्राफ में, तो दिस एक्ट इज अंडर 251(1), नहीं, आर्टिकल 251(1), ध्यान रखिएगा। शेड्यूल को आप हमेशा ही देखिए कैसे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और किस तरह नहीं लिखना चाहिए। ये देखिए, जो कटा हुआ है उस तरह आपको शेड्यूल कभी नहीं लिखना है। शेड्यूल हमेशा ब्रैकेट के अंदर रहेगा और यही ब्रैकेट इसमें लगेगा। 3 प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं। दिस वन इज यूज फॉर शेड्यूल। इन केस ऑफ एक्ट हमेशा चैप्टर रोमन में लिखा जाएगा। इन केस ऑफ एक्ट हमेशा चैप्टर रोमन में लिखा जाएगा, और इन केस ऑफ रूल में अगर कहीं चैप्टर है तो वो न्यूमेरिक में रहेगा। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है अलग से कि डू नॉट यूज एनी ब्रैकेट फॉर द चैप्टर्स। चैप्टर चाहे आप रूल में लिख रहे हो चाहे एक्ट में लिख रहे हो, किसी भी प्रकार का ब्रैकेट उस चैप्टर के लिए मत लगाइएगा, वरना आपका गलत आंसर होगा। सेक्शंस को आप इस तरह लिख सकते हैं। फॉर्म्स को बिना ब्रैकेट के लिखा जाता है रोमन में, ठीक है। कहीं भी आप लिख रहे हो चैप्टर जो है उसमें कोई शेड्यूल आ गया तो आपने लिखा 1 TO2 5, ये तरीका गलत है, इसको ध्यान रखिएगा। बीच में मैंने कई जगह पे इसको इस तरह कर दिया है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में टाइप कर रहा था और टाइप हो गया। आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर आपको कहीं लिखना है चैप्टर 1 to 5 तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह फॉर्म और शेड्यूल भी 1 2 3 4 5 अगर लिखना है आपको तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया लिखने का तरीका। और उसके बारे में कोई क्यूरी होगा तो पूछिएगा। सबसे लास्ट स्लाइड में फिर से मैंने वो बायोस्फीयर रिजर्व और उसको अपडेट करके मैंने उसी को आगे प्रोसीड किया है। नेक्स्ट का जो आपका सेशन होगा, सेशन 4, उसमें मैं आपके लिए सेंचुरीज़ के बारे में ला रहा हूँ। तो
अब इंट्रोडक्शन वही है जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं, उसका नाम है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये इम्प्लीमेंट हुआ था 9 सितंबर 1972 को। इसमें 7 चैप्टर्स हैं। अब देखिए, इस 7 चैप्टर को मैं ब्रैकेट में नहीं लिख सकता हूँ, किसी भी प्रकार का ब्रैकेट यहाँ नहीं लगेगा, लगाया नहीं कि गलत, और ये रोमन में लिखा है। अब अगर ये एक्ट की जगह रूल होता तो ये न्यूमेरिक में लिखा होता। सेक्शन 66 है, शेड्यूल ब्रैकेट में रहेगा, शेड्यूल रोमन में रहेगा ब्रैकेट के अंदर, शेड्यूल 6 इसमें है। आर्टिकल 252(1) के अंतर्गत आया। एक्ट ऑफ 53 ऑफ 1972 है, मतलब 1972 में 53वां एक्ट है ये। इसके सीरियल नंबर करें तो 53वां है, 53 है। इसमें कई बार अमेंडमेंट हुए, 82, 83, 86, 91, 93, 90, 2002, 2006, 2008, 10, 13 एंड 17। इसी तरह लिखा जाता है, ठीक है। एक चीज़ इसमें जो है आप उसको बहुत ध्यान रखिएगा कि लॉ के लिखने का पैटर्न अदर सब्जेक्ट में इनपुटेड पैटर्न से अलग है, और हर चैप्टर को मैं ब्रीफ कर रहा हूं क्योंकि सारे अमेंडमेंट को मैं कंसीडर कर रहा हूं। जितने भी अभी तक 2017 तक के अपडेटेड अमेंडमेंट इसमें है। तो यदि आपको लगता है कि ये लंबा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लंबा तो रहेगा ही क्योंकि सारे को कंसीडर कर रहा हूं। आप अपने नोट्स के अकॉर्डिंग चैप्टर्स और सेक्शंस और जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 7 चैप्टर को बताइए। आपके 20 नंबर के क्वेश्चन है तो आप 3-4 चैप्टर बताइए, हर चैप्टर के अंदर 5-6 सेक्शंस बता दीजिए, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर समझिए सब, क्योंकि क्वेश्चंस तो कहीं से भी आएंगे, क्वेश्चन तो उन 7 चैप्टर से आएंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि सिलेबस के एग्जामिनेशन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको ऐसे लिखना है। बाकी आपको पूरा जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी हुआ, पीसीएसजे हुआ, कहीं का भी पीसीएस आप कर रहे हैं, तो आपको ये सब जानना होगा। तो आगे चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 को, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल, और चैप्टर 3 का ए जो अमेंडमेंट हुआ है उसको, प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स के स्पीशीज के बारे में। तो चैप्टर 3 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग के लेकर सेक्शन 9। सेक्शन 11 इसका है हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल टू बी परमिटेड इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 12 कहता है ग्रांट ऑफ परमिशन फॉर स्पेशल पर्पजेस। सेक्शन 13 कहता है सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस मतलब क्या है? यहाँ पे लाइसेंस का व्हीकल का लाइसेंस आता है, यहाँ गन मेटल का आता है, किसी भी प्रकार का जो आपके पास वेपन होगा उसका लाइसेंस। फिर आप अपील कर सकते हैं। हंटिंग ऑफ यंग एंड फीमेल वाइल्ड एनिमल्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। डिक्लेरेशन ऑफ क्लोज टाइम के बारे में जानकारी दी जाएगी। रिस्ट्रिक्शन और हंटिंग के बारे में जानकारी इसमें आज दी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग, किसी भी जानवर का आप हंटिंग नहीं कर सकते हैं जो शेड्यूल 1, 2, 3 और 4 में हो। देखिए शेड्यूल लिखने का तरीका यही है, ठीक है। किसी भी तरीके का जानवर अगर है वाइल्ड एनिमल तो आप उसकी हंटिंग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर हंटिंग की जाए, करनी ही पड़ जाए तो क्या तरीका होगा? तो तरीका यह है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होगा वो हंटिंग का परमिशन दे सकता है इन केस कि यदि वह एनिमल डेंजरस हो जाए फॉर ह्यूमन लाइफ, और वो भी रिटन टेक्स्ट में। ओरली नहीं कह सकता, रिटन देना है, हर जगह रिटन देना है। लॉ में ओरल कुछ नहीं होता है, सब रिटन होता है। फिर इसके बाद से किलिंग और वुंडिंग इन गुड फेथ ऑफ एनिमल, वाइल्ड एनिमल इन डिफेंस ऑफ वन सेल्फ। मान लीजिए कि कोई जंगली जानवर किसी की जान के ऊपर हमला कर दिया, तब हंटिंग हो सकती है। परंतु एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जैसे आप वाइल्ड एरिया में जा रहे हैं तो हंटिंग के लिए जो अगर आप गन लेकर जा रहे हैं तो गन का जो है वो परमिशन होना चाहिए। गन का परमिशन वाइल्ड लाइफ वार्डन को के थ्रू होना चाहिए आपके पास, तभी आप गन लेकर वाइल्ड लाइफ एरिया में एंटर कर सकते हैं। वैसे तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, वो देगा ही नहीं आपको परमिशन।
अब एक सवाल पूछा गया था, वाइल्ड लाइफ वार्डन की भर्ती निकली थी तो कुछ बच्चों ने भरा था, तो उसमें एक सवाल था। सवाल ये था कि अगर मान लीजिए कि सामने आपके शेर आ गया, ठीक है, आपके पास डंडा भी है और आपके पास बंदूक भी है, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप जंगल में वाइल्ड लाइफ वार्डन है या वाइल्ड लाइफ ऑफिसर हैं, आपके सामने शेर आ गया, आपके पास गन भी है और डंडा भी है, तो आप क्या करेंगे? उसका सही उत्तर है कि आप डंडे को शेर के दूर की तरफ फेंक सकते हैं, और गन है तो आप हवा में फायर करेंगे, शेर के ऊपर नहीं, चाहे वो उसमें रबड़ बुलेट ही क्यों ना हो, आप उसको हवा में फायर करेंगे। आप वाइल्ड एनिमल के ऊपर फायर नहीं खोल सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है कि वाइल्ड लाइफ एनिमल किल्ड और वुंडेड इन डिफेंस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। अगर सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है तो वाइल्ड लाइफ एनिमल का हंटिंग किया जा सकता है। यह हंटिंग वाइल्ड लाइफ वार्डन के प्रेजेंस में होगी। जैसे मान लीजिए कभी कभी आप सुनते हैं कि कोई हाथी जो है उसको वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, वो कंट्रोल से बाहर हो गया, एलिफेंट, तो उस दौरान जो हंटिंग होती है, जो वो हंटिंग वाइल्ड लाइफ वार्डन के प्रेजेंस में होती है, वो हंटिंग जो है अलाउड है। इसी तरह एक टर्म आता है मर्सी किलिंग का। मर्सी किलिंग के अंतर्गत भी हंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जानवर घायल है, पीड़ित है, तड़प रहा है, उन केस में आप मर्सी हंटिंग कर सकते हैं। 12th सेक्शन है ग्रांट ऑफ परमिट फॉर स्पेशल पर्पसेस। पहला है एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक मैनेजमेंट, देखिए डबल बी लिखा है मतलब अमेंडमेंट से आया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमन फॉर द सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 38, फॉर म्यूजियम और सिमिलर इंस्टीट्यूट्स पर्पज़ के लिए, फॉर स्नेक विनोम के लिए, सांप के जहर से ही उसकी दवा बनती है, विषम औषधि, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जहर से ही जहर बनता है, तो अब उसके लिए, दवाइयों के लिए। पर ये सब जो होगा ये सरकारी इंटरफेरेंस के बिना नहीं कर सकते हैं, बिना परमिट के आप नहीं कर सकते हैं किसी कीमत पे। 6th है प्रोवाइड, इसी का 6th पॉइंट है, प्रोवाइडेड दैट नो सच परमिट शैल बी ग्रांट फॉर वाइल्ड एनिमल इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के एनिमल को आप नहीं हंट कर सकते हैं। वो हम लोग बताएंगे लास्ट में कि शेड्यूल 1 में क्या कौन कौन से एनिमल को रखा गया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है तो उस दौरान हंटिंग हो सकती है। कोई बहुत इमरजेंसी लाइफ सेविंग ड्रग की जरूरत पड़ गई तो हंटिंग हो सकती है। अगर किसी जगह पे आबादी बढ़ गई किसी जानवर की, मान लीजिए कि कोई जैसे नील गाय है, नील गाय की आबादी बढ़ जाती है तो उसकी हंटिंग की परमिशन दी जा सकती है। मंकीज़ की हंटिंग की परमिशन दी जा सकती है अगर उसकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिससे कि ह्यूमंस को जो है प्रॉपर्टी को नुकसान होगा, तो ये हंटिंग की परमिशन दी जा सकती है। सेक्शन 13 कहता है सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा, बस इसमें इतना ही है, आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा, आपका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा हमेशा के लिए। अपील, आपके खिलाफ लगाए गए चार्जेस का आप स्टेट गवर्नमेंट या वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सामने अपील कर सकते हैं। हंटिंग ऑफ यंग एंड फीमेल वाइल्ड एनिमल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। सेक्शन 16 कहता है डिक्लेरेशन ऑफ क्लोज टाइम, ये अमेंडमेंट से आया। वाइल्ड लाइफ एरिया का एक टाइम है, उसमें वो क्लोज रहेगा। जैसे कि ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग सीजन में अगर आप शिकार करेंगे तो आप पोचर्स की कैटेगरी में आते हैं।
पोचिंग इज इलीगल और इलीगल होने के कारण बहुत तगड़ा जुर्माना है। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन हंटिंग, इसकी जो है टाइम शेड्यूल और ये बोर्ड डिक्लेयर करती है ड्यूरिंग मीटिंग। अब चैप्टर 3A, चैप्टर 3A कहता है प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स के बारे में। इसमें 17A प्रोटेक्शन और पिकिंग अपरूटिंग, ग्रांट फॉर परमिट फॉर स्पेशल पर्पजेज, कल्टीवेशन, डीलिंग ऑफ स्पेशीज, स्पेसिफाइड स्पेशीज विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिटेड, डिक्लेरेशन ऑफ स्टॉक, पर्पज ऑफ प्लांट बाय लाइसेंस, possession of plant by license, purchase of specified plant to be government property। अब देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ पिकिंग और अपरूटिंग, किसी भी स्पेसिफाइड, अब यहाँ पर प्लांट की क्या जरूरत पड़ गई जब हम वाइल्ड लाइफ पढ़ रहे हैं तो आपको बता दें कि जैसे नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस सब में प्लांट स्पेसीज भी आते हैं। तो आप जंगल में एक पेड़ की पत्ती भी नहीं तोड़ सकते अगर वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन आपके पास नहीं है तो। अब अभी इस चीज़ पर समझ लीजिए, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो इम्पावर करता है सरकार को कि आप जंगल की एक पत्ती को भी नहीं प्लग कर सकते यदि गवर्नमेंट का परमिशन आपके पास नहीं है। केवल एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन फॉर हर्बेरियम, फॉर साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, नॉट फॉर कॉलेजेस, ओनली साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पर किया जा सकता है। किसी भी पेड़ की पत्ती और टहनी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते आप। सेक्शन 17C कहता है कल्टीवेशन, जंगल है फ्री है, पर कल्टीवेशन आप उसमें तभी कर सकते हैं जब स्टेट फॉरेस्ट ऑफिसर अथराइज करे। सेक्शन D कहता है डीलिंग विथ स्पेसिफाइड प्लांट विदाउट लाइसेंस इज प्रोहिबिटेड। यस, किसी भी तरह का स्पेसिफाइड प्लांट स्पीशीज है, जैसे कि पारिजात वृक्ष है, पारिजात वृक्ष एक स्पेसिफाइड प्लांट स्पीशीज में आता है, तो इसके ऊपर आप कभी भी कोई भी जो है इस स्पीशीज को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बिना लाइसेंस के तो आप छू नहीं सकते इसको। डिक्लेरेशन ऑफ स्टॉक्स, ये सब जानते रहिए। डिक्लेरेशन ऑफ स्टॉक्स, स्टॉक का रखना, स्टॉक का रख रखाव, जो भी स्पेसिफाइड प्लांट या जो भी पर्सन इस तरह की गलत डीलिंग कर रहा है इन प्लांट्स को लेकर, विद इन 30 डेज उसको अपने स्टॉक की डिटेल सरकार को देना है और सरकार उसको फिर उसी हिसाब से परमिशन और ग्रांट्स रिलीज करती है। सिंपल है। देखिए हेडिंग्स केवल आप देखिए, ये आपके जानने के लिए। सेक्शन 3A जो है ये अमेंडमेंट है। तो अगर पूछता है कि जैसे नया अमेंडमेंट क्या हुआ, तो नया अमेंडमेंट आपके सामने ही है, पहले ये सब नहीं था। फिर पोजेशन ऑफ प्लांट बाय लाइसेंस, अगर आपके पास लाइसेंस है, मान लीजिए आप जंगल में हैं, आप साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं, आपके पास लाइसेंस है, जितने भी नेशनल जियोग्राफिक और डिस्कवरी होते हैं ये सब लाइसेंस्ड होते हैं, बिना लाइसेंस के ये सब नहीं इंटर करते किसी भी जंगल में। आजकल देखिए बियर ग्रिल को अक्षय कुमार के साथ वो घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रमोट पर्यावरण को, केवल पर्यावरण को। इसके पहले बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी जी और जो है व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के राष्ट्रपति, तो रशिया के अमेरिका के राष्ट्रपति जब बराक ओबामा जी थे तब, ये देखिए सभी लोग जो है ये पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। अर्नाल्ड स्क्वाजनेगर पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। प्रभास, कौन प्रभास, ये बाहुबली पर्यावरण के लिए काम करते हैं। इनका एक NGO है एनवायरनमेंट पे प्लांटेशन कराता है। लियोनार्डो डी कैप्रियो फाउंडेशन, वो टाइटैनिक के हीरो लियोनार्डो डी कैप्रियो फाउंडेशन पर्यावरण के लिए काम करता है। डी कैप्रियो फाउंडेशन LDF, और डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस उनके साथ एक बार ओजोन डे मना चुका है, वर्क किया है, हमको उसका अनुभव है, और उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट को अपनी 3 महत्वपूर्ण सीढ़ियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट की थी। तो जब काम करोगे पर्यावरण में तो आपको सब लोग जानेंगे। अब
परचेज, खरीद फरोख्त, जैसे मान लीजिए कि कोई अब है सब बचा हुआ है एनिमल का, कुछ रेमिनेंट्स मिला है या कोई स्पीसीज़ की खरीद फरोख्त होनी है, तो वो जो बिजनेस आप देख रहे थे पहले दूसरे सेशन में आप देखे होंगे, बिजनेस के बारे में था, फॉरेस्ट के भी एक्ट में बिजनेस था। तो ये बिजनेस जो है ये वही है। लाइसेंस की डीलिंग, लाइसेंस कैसे मिलेगा, लाइसेंस कैसे प्रोवाइड होगा, लाइसेंस कैसे सस्पेंड होगा, है ये सारी कार्रवाइयाँ, सारे ये बिना बोर्ड के परमिशन के वाइल्ड लाइफ में कुछ नहीं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक एसेट होता है देश का। पूरे दुनिया में भूटान इकलौती ऐसी कंट्री है जिसका कार्बन एमिशन 0 है, क्योंकि उनके पास वाइल्ड लाइफ अच्छा है। वो अपने एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये जान लीजिए कि जिस कंट्री के पास जितना बढ़िया उसका फॉरेस्ट रिसोर्स होगा उतना कम पोल्यूशन होगा, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो लंग्स कहे जाते हैं इस धरती के। प्लांट्स टू बी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि नदियाँ जो है वो जीवित कंडीशन मानी जाती है, लिविंग रिसोर्सेज। प्लांट्स बहुत पहले से लिविंग रिसोर्स में माना जाता है और ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में आता है वाइल्ड लाइफ एरिया के, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, चाहे नेशनल पार्क हो, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व हो, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व में कोर जोन हो, चाहे आपका बफर जोन हो, चाहे ट्रांजिशन जोन हो। अब एक लड़के ने सवाल पूछा था कि बायोस्फीयर रिजर्व में जो जोन्स हैं वो क्या हैं। तो भाई साहब, बायोस्फीयर रिजर्व को एक बहुत बड़ा आप सर्किल मानिए। जैसे मान लीजिए कि हम मानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को, एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया अगर मान लीजिए बायोस्फीयर रिजर्व है तो यूपी को आप मान लीजिए कि इसका बफर जोन है और लखनऊ को आप मान लीजिए कोर जोन है। 3 सर्किल खींचिए, एक बड़ी सर्किल, एक उससे छोटी, एक उससे छोटी। तो सबसे बड़ी सर्किल जो आउटर सर्किल होगी वो होगा ट्रांजिशन जोन, बीच में होगा आपका बफर जोन और सबसे अंदर कोर जोन। कोर जोन एकदम अनटच्ड बाय ह्यूमन स्पीसीज होता है। फिर इसके बाद से कुछ बच्चों ने कहा था कि सर बताइए वो पुराना वाला भी डाल दिया कीजिए ताकि हम लोग को रिमाइंड होता रहे। तो ये आप लोगों के लिए मैंने पोस्ट कर दिया है इसमें कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, कब से बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम शुरू हुआ, सारी डिटेल इसमें एक बार फिर से है। इसका 2 सेशन हो चुका है और अब आप देख रहे हैं इसके बाद से इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर नेशनल पार्क। अब इसके बाद जो पड़ेगा वो उसमें सेंचुरीज़ के बारे में बताएंगे। सारे का सारा सेक्शन 1 सेक्शन 2 इसी सेक्शन के आई बटन में ऊपर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार का क्यूरी होगा तो प्लीज़ आप पूछिएगा, प्लीज़ पूछिएगा। कोई पॉइंट इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा तो भी पूछिएगा, ठीक है, कमेंट में डाल दीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप उस पर व्हाट्सअप भी कर देंगे तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हम टेलीग्राम पे भी हैं, हमारा फेसबुक पेज भी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सेशन जारी है, टू बी कंटिन्यूड। हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, बहुत बहुत आशीर्वाद।